नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे प्रभु चावला जी से, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और देश में सबसे समृद्ध, सबसे प्रबुद्ध और सबसे इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्टों में से एक मैं उनको मानता हूं। लगभग 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है, कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं और इस वक्त न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, दरअसल हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि इस देश के अंदर, जिसके बारे में कहते हैं कि हम लोग, हमारे अंदर चुनाव को एक एडिक्शन है, राजनीति एडिक्शन हमारे लिए, कि देश के अंदर चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और बंगाल में। लेकिन देश में चर्चा हो रही है ईरान को लेकर कि भाई ईरान में क्या हो रहा है, क्या ईरान हार मान लेगा, क्या ईरान नतमस्तक कर देगा, क्या ईरान सरेंडर कर देगा, या क्या अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब युद्ध से निकलने की तैयारी कर रहा है। आखिर इजराइल के साथ ईरान क्यों इस युद्ध में कूदा और इजराइल की जो इच्छा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, संभावना है, वो क्या करना चाहता है, वो क्यों लड़ाई ईरान में हो रही है और वो लेबनान के अंदर घुसा जा रहा। उधर ईरान बजाय अमेरिका पर हमला करने के वो मिडिल ईस्ट के सारे देशों के ऊपर हमला कर रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत, बहरीन, कतर, सब जगह पर उस बम जो है बरसा रहे हैं, उनके मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं। इराक में वो अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस युद्ध का अर्थ क्या है। और हालत यहां तक हो गई कि अब ईरान ने दियागो गार्सिया में भी जो है वो हमला कर दिया, वहां अमेरिका का बेस है उसके ऊपर। तो अमेरिका ने क्यों ईरान के ऊपर युद्ध किया, आज तक शायद ट्रंप साहब को भी पता नहीं। इजराइल ईरान पर युद्ध कर रहा है लेकिन घुस रहा है लेबनान के अंदर। ईरान वो बजाय अमेरिका पर हमला करने के वो जो मिडिल ईस्ट के देश है वहां पे हमला कर रहा। और भारत जो एक जमाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य होता था, लीडर होता था, आज ऐसा लगता है जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पे उसकी कोई बहुत महती भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या कुछ घनचक्कर हो रहा है, मुझे लगता है प्रभु चावला जी से बेहतर कौन समझा पाएगा। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको समझ में आया सर कि दरअसल हो क्या रहा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे भारत में इंडिया अलायंस है ना, उसमें क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। तो वहाँ का अलायंस क्या कर रहा है ये भी पता नहीं है किसी को। ये सब देखने की राजनीति, भारत की राजनीति और वहाँ के इंटरनेशनल झगड़े हो रहे हैं, उसके अंदर कौन किसके साथ है, कब पलट जाएगा, क्या होगा, कहाँ से होगा, कोई खिचड़ी बनी है, उद्देश्य है कोई पता नहीं है। ट्रंप ने वहां पर शुरू किया इजराइल के कहने पर। इजराइल चाहता था ईरान को खत्म करना है, उनके पुराने जो है हिस्टोरिकल दुश्मनी बनी हुई है। अमेरिका भी चाहता था कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, कभी भी किसी के खिलाफ यूज हो सकते हैं, इसलिए एक बहाना मिले। जैसे इराक के अंदर था कि इराक के पास भी सब कुछ है, इसलिए इराक के अंदर घुस गए, उनके मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं जो निकले नहीं बाद में, ये प्रूव हुआ कि वहां कुछ था ही नहीं। तो इसलिए ये वर्ड पहले भी मैंने आपको कहा था, ये सबसे फायदा तो होता है इसके अंदर। कंपनियां जितनी मैन्युफैक्चर करती हैं, जहाज बनाती हैं, मिसाइल बनाती हैं, उनको तो फायदा हो रहा है, उनका वैल्यूएशन 100 गुना बढ़ गया, डबल हो गया लगभग। परंतु जो आपने बात उठाई है कि क्या है, क्या एक्चुअली जो मेरी समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी दिन से, और मेरे मुस्लिम बहन भी जो दिल्ली भाई जो है यहाँ पर इंडिया में, मेरे से 3-4-5 दिन से ये बात पूछ रहे हैं बार बार। उनका जो यहाँ के कहने वाले लोगों का है कि ईरान को क्या पड़ी थी अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर अटैक ज्यादा करना। किसी ने मेरे को फिगर दी कि पिछले 15 दिन के अंदर, जब से शुरू हुआ है वो, आज 28 फरवरी से शुरू हुआ है, उस दिन से आज तक लेकर के 4900 मिसाइल जो हैं उन्होंने अरब देशों के ऊपर फेंक दी, और केवल 300 से 400 फेंकी हैं सिर्फ इजराइल के ऊपर। हाइफा पे आज भी अटैक हुआ, आपने कहा। पर अगर आप डैमेज को देख करके चले, इजराइल का कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डैमेज नहीं कर पाया अभी तक, जब विजिबल हो। अंदर क्या हो रहा है मेरे को भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। जो हाँ उनकी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव आप करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है उनके पास, सॉफ्टवेयर मशीनरी अच्छी है, सारे देश को बेचते हैं, सारे वर्ल्ड को बेचते हैं। परंतु अरब कंट्रीज के अंदर दुबई जो इंटरनेशनल कैपिटल थी फाइनेंशियल, बिल्कुल ऐसा हो गया जहां पर डेजर्ट, जैसे वैसे ही डेजर्ट होता है, सुनसान पड़ा हुआ था। होटल सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। वहां देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर वो डेवलप कर रहे थे अपने आप को टूरिज्म डेस्टिनेशन, अच्छे अच्छे उन्होंने विलास बना रखे थे, अपने बड़े एडवर्टाइज टीवी पे कर रहे थे, परंतु वहां कोई जाता ही नहीं है। कतार देख लीजिए, कतर बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जाने की जगह है, वहां जाते हैं। बहरीन है, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। 40 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान का हो गया है। किस लिए? ईरान का ये कहना है कि क्योंकि वो ईरान के अमेरिकन बेसिस वहां पर कई साल से है, नई बात तो है नहीं। उन बेचारों का कसूर क्या है? वो इस वार में डायरेक्टली कहीं भी शामिल नहीं है, और रमजान के दिन चल रहे हैं, बेचारे सारा दिन व्रत रखते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। उनके ऊपर आक्रमण कर देना, क्योंकि ईरान के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड तो रूल है नहीं,
खुमैनी जब मर गए उसके बाद उनके बेटा है जिंदा है नहीं पता है, मर गया किसी को, वो इंडिपेंडेंट जो 41 कमांड बना रखी हैं, वो जो 41 कबीले जैसे होते हैं ना, वो कहीं से कहीं कोई बम मार देता है, कहीं से कोई मिसाइल छोड़ देता है। तो इस वक्त युद्ध का उद्देश्य क्या है? इजराइल को खत्म करना था, तो आप अपने भाइयों पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? और आप सस्टेन करते चल रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था खराब होती चली जाए, हॉर्मोज बंद कर दिया आपने, सारे वर्ल्ड को गड़बड़ कर दिया। इंडिया के अंदर जो हमारा पेट्रोल है, देखो आज पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, गैस की कीमतें बढ़ गई, शॉर्टेज हो गई। तो आपने ठीक कहा कि ये किस लिए वार हो रहा है? ये वार इसलिए हो रहा है कि ट्रम्प की पर्सनल प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, ये इसलिए कि नेतन्याहू इन्वॉल्व है। मेरे को लगता है इसके अंदर कोई और फोर्सेस काम कर रही हैं जो कोई इस वार को चालू करना चाहती हैं। वो कैलेंडर बनाते हैं कि कैलेंडर वार्स कब होगा, जनवरी में यहाँ वार होगा, फरवरी में यहाँ होगा, मार्च में यहाँ होगा, ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाए। आपने बहुत दिलचस्प बात की। ये आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये आर्म्स लॉबी है, आर्म्स डीलर्स है, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स है? बिल्कुल यार, देखिए ना अभी किसको फायदा क्या हो रहा है? आपने जितने मैंने गिराया, आप अगर रेथियन है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बेच रही हैं, उनके पिछले 4, 5, 6 दिन के अंदर देखिए वैल्यूएशन कितना बड़ा है। सारे वर्ल्ड के अंदर मार्केट गिरती जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर 60 लाख करोड़ लोगों का नुकसान हो गया पिछले 10 दिन के अंदर। 19 लाख करोड़ के तो बैंक के शेयर गिर गए पिछले 3 दिन के अंदर। और वहां देखिए उनके वैल्यूएशन कम से कम $1 ट्रिलियन 10 कंपनियों की बढ़ गई पिछले 10 के अंदर। और जब भी आते, इराक में जब वार हुआ तब भी ये हुआ, यूक्रेन में वार हुआ तब भी उनको फायदा हुआ। पिछले 3 सालों के अंदर डिफेंस की जो कंपनियां हैं, उनके लोगों ने मिल करके कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब यूक्रेन में वार हो रहा है नहीं, आपको पता ही नहीं है, मेरे को नहीं पता। कभी एक खबर, एक सिंगल लाइन की भी नहीं छपती, सिंगल पैराग्राफ की, क्या यूक्रेन के ऊपर रशिया ने यहाँ बम गिराया या यूक्रेन ने रशिया की इस जगह पे बम गिराया। पढ़ते हैं आप? फिर टीवी में सारा दिन चलता था यूक्रेन में क्या हुआ। यहाँ से 50 रिपोर्टर हिंदुस्तान से चले गए, यहाँ भी गए थे। ईरान से तो जब वार शुरू हुआ वहां भी गए थे। अब क्यों नहीं जा रहे कहीं पर? आपने देखा इंडियन रिपोर्टर सिर्फ दिखाई जा रहे हैं, इमेजिनरी विजुअल्स हैं की जगह। आपने देखा होगा कई टीवी के ऊपर बैन भी लगा हो, तो इसलिए सरकार को टीआरपी बंद करनी पड़ी कि आप टीआरपी नहीं दिखा, क्योंकि वो इमेजिनरी साल दिखाए जा रहे थे, जो मर्जी आता था कि टीआरपी हो रही है। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर भी एक बिजनेस बन गया कि टीआरपी बनती है इसके माध्यम से, तो नुकसान तो आर्थिक दृष्टि से हो रहा है। मेरे को लगता है इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटेजिक या डिफेंस रिलेटेड लड़ाई कम है। हेजेमनी की बात कर सकते हैं आप, ईरान के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, और चाइना भी चुप करके बैठा है, रशिया भी चुप करके बैठा है, और बाकी यूरोपियन कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं होंगे। बस खिचड़ी पक रही है। फिर ब्रिटेन ने एक दिन कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे दिन बेसिस अलाउ कर दिया कल उन्होंने। वहां के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले कहा कि हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अलाउ। और आज दबाव में आकर के ट्रम्प साहब को कह दिया कि आप हमारे डेगियो गर्सिया जो है वहां से आप यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ट्रम्प भी ज्यादा नहीं बोल रहा आजकल। वो कह रहे हैं कि इजराइल को मैंने कहा नहीं था आप अटैक करिए, उनके ऊपर अटैक क्यों कर दिया के ऊपर? तो मतलब क्या है? बिल्कुल टोटल दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 6 दिन के अंदर जो अमेरिकन असेसमेंट है कि उनका $11.3 बिलियन खर्च हुआ इस वॉर में, सिर्फ 6 दिन के अंदर। अभी लड़ाई को 18 दिन से 20 दिन हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बिलियन डॉलर का और नुकसान हुआ होगा। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अमेरिकन कांग्रेस या अमेरिकन संसद से कहा है कि उनको एक्स्ट्रा $200 बिलियन चाहिए इस युद्ध के लिए। अब $200 बिलियन, तो उसका मतलब तो ये निकलता सर, अगर उनको $200 बिलियन चाहिए, तो एक तो रोज उनका बहुत जबरदस्त खर्चा हो रहा, दूसरा कहीं ना कहीं वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? तो $200 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए। उनकी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी में 200 बिलियन क्या होता है? कुछ नहीं है उनके लिए। और 200 बिलियन लेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? अमेरिकन कंपनी के पास ही जाएगा ना, हथियार तो वही बना रहे हैं। तो अगर उनका पैसा होने के बाद लौट के आएगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। ये जरूर है कि वहां के जो अगर गैस महंगी होगी या बिजली महंगी होगी, इन्फ्लेशन वहां पर होगा, उस हिसाब से वहां पर इन्फ्लेशन जा रहा है, जो लगता है उसका नकार वहां की जनता को होगा। पर तो अल्टीमेटली वॉर इकोनॉमी जो है वो तो फ्लरिश कर रही है ना। उनके जितने स्टॉक मार्केट है सबकी, ये भाई टेक्निकल स्टॉक को छोड़ दीजिए, बाकी डिफेंस मार्केट बढ़ती जा रही। तो 200 बिलियन मेरे को लगता है उसके अंदर उनके लिए छिल्लड़ है भाई, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको लगता है कि 200 बिलियन लेकर के लंबी लड़ाई लड़नी है, मेरे को स्लो लड़नी है। और यूक्रेन का वॉर 4 साल हो गए ना, कम से कम 4था साल चल रहा है, तो उसके अंदर हजारों करोड़ उड़ा दिए उन्होंने। उनकी इकोनॉमी क्या फर्क पड़ा? एम्प्लॉयमेंट वैसी की वैसी है। डॉलर जो है आप देखिए, रुपए हमारा जो है 93 रुपए का डॉलर एक हो गया,
डॉलर की वैल्यू कम होने की बजाय उतनी स्टेबल है, बाकी कंट्रीज की मार्केट में आइसोलेशन होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ, कोई भी मेरे को एक बताइए, ईरान की फेवर में कोई खड़ा हुआ नहीं। फॉर्मूज की बंद पड़ी है, सबकी सबको नुकसान हो रहा है, परंतु वर्ड तो चल ही रहा है ना। तो मैं क्या लगता है ये इसके पीछे ये कोई, ये नहीं कि ईरान को हमने न्यूक्लियर उनके खत्म, उन्हें कह दिया कि हमारा हम यूज नहीं करेंगे, कई बार गारंटी दे चुके हैं। ये बार बार धमकी दे करके सडनली स्ट्राइक कर देना, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया कि हमारी तरफ आ रहे थे, नाटो ज्वाइन कर रहे थे, हम अटैक कर दिया उसके ऊपर। वो कहते हैं हम नाटो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मामला वही अटका हुआ है और कहीं भी वॉर खत्म होने का नाम नहीं है फॉर्मली। मेरे को लगता है वहां वॉर लगभग खत्म हो चुका है, जो रशिया के पास है वो रशिया के पास रह गया। अब यूक्रेन क्या कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया के पास जा रहा है कि हम आपको अपनी मिसाइल देंगे कि आपको ईरान को कैसे कंट्रोल करना है। यूक्रेन उसमें घुस रहा है, उसको भी बिजनेस चाहिए किसी न किसी तरीके से कि डॉलर मिलेंगे, वहां पर सऊदी अरेबिया अरब देशों के पास बहुत पैसा है, तो अपने चल दिए वहां पर जलंकी साहब बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो ये आप कह रहे हैं ना कि इसके पीछे कोई, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 हुए थे, दोनों तरफ ब्लॉक्स थे, एक स्ट्रेटजी थी क्या करना है। इसमें क्या स्ट्रेटजी है? वर्ल्ड वॉर कह रहे 3 होगा, 3 तो होने का मतलब नहीं है। इसमें स्ट्रेटजी क्या है? व्हाट इज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन ईरान एंड रेस्ट ऑफ कंट्री? भाई ईरान ने अरब देशों के ऊपर आक्रमण किया, मैं आर्थिक तरह से इनको पंगु कर दी, मजबूर होकर के जब इनकी अर्थव्यवस्था को अटैक करूंगा तो ये अमेरिका को फोर्स करेंगे कि वहां से डालो। भाई ईरान को समझ नहीं आता उनके लेक्चर को कि अमेरिका अगर हट जाएगा तो ईरान के अंदर सारा विकास जो हो रहा है, ईरान के सॉरी अरब देशों के अंदर, वहां पर इकोनॉमिक सारी की सारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वहां पर टेक्नोलॉजी है, वो सारी अमेरिका से आती है। अगर अमेरिकन कंपनी विड्रॉ कर ले अरब देशों से थोड़े दिन के लिए, बंद कर दे अपनी टेक्नोलॉजी को, तो सारा का सारा अरब देश बैठ जाएगा। तो इतना इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे, वहां पर कुछ भी करना असंभव है। ये लड़ाई कोई सिद्धांतों के नहीं है, ये सिर्फ पैसे की लड़ाई है भैया, और कुछ नहीं है, ये नाक की लड़ाई। पैसों की लड़ाई। तो ईरान क्या करे सर? ईरान ने तो हमला किया नहीं, ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है, तो उसके पास चूंकि इतनी ताकत तो है नहीं कि वो दोनों से मुकाबला कर सके, तो उसने कहा ठीक है मैं इधर हमला कर देता हूं ताकि इनका कोई दबाव पड़े या एनर्जी क्राइसिस दुनिया में क्रिएट हो जाए। देखो एक अमेरिकन तरीका, आइडियोलॉजी कह सकते हैं आप, जॉर्ज वाशिंगटन से जमाने से चलती आ रही है कि डेमोक्रेसी को हमने स्ट्रांग करना है, ये एक उनका प्रिंसिपल है, आर्टिकल 1 है, जो भी मानकर चल सकते हैं। उस हिसाब से कह सकते हैं कि मैं वहां पर डेमोक्रेसी रेस्टोर करना चाहता हूँ। वहां पर जो सरकार है और किस्म ऐसी सरकार है जो रिप्रेशन करती है, महिलाओं को वो नहीं देती, वहां पर मारा जाता है, फांसी चढ़ा दी जाती है, कोई फ्रीडम नहीं है, तो हम रेस्टोर करना चाहते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक फिलॉसफी अमेरिका के सारे देशों में रही है, जहां जहां डिक्टेटरशिप रही है, वो कोशिश करते रहे कि उसको उखाड़ने पैने की कोशिश की है, हमने कर नहीं पाया, डिक्टेटर से ज्यादा दोस्ती है उन लोगों की। पर सवाल ये कि एक हो सकता है कि वो रिजीम चेंज करने के लिए, और न्यूक्लियर तो एक बहाना था, ये तो पहली साम्राज्य को दोबारा रेस्टोर करना वहां पर एक उद्देश्य था। और पहलवी साम्राज्य के जो बैठे हुए बाहर वहां पर, वो कह भी रहे थे, उकसा रहे थे लोगों को, आप सड़कों पर आइए, उनको पलट दीजिए। तो शायद एक असेसमेंट थी कि हम सरकार बदल देंगे, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और वहां पर क्योंकि तेल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ईरान के अंदर भी ऑयल बहुत, जैसे वेनेजुएला पे कब्जा किया, वहां तेल था एक टारगेट, ईरान पे भी कब्जा करने का मतलब ये कि अमेरिकन के पास एक एनर्जी की सिक्योरिटी हो जाए, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करें। तो इसलिए ईरान के अंदर रिजीम बदलने का जो ऑब्जेक्टिव था, उसमें वो सफल नहीं हुआ। उनको लगता है कि हम वहां पर मार देंगे खुमैनी को, उसके सारे के सारे कमांडर मान देंगे, तो उसके बाद वहां पर सरकार पर लोग सड़क पर आ जाएंगे और सरकार बदल जाएगी, जैसे बाकी देशों में उन्होंने करके दिखाया। परंतु ऑब्जेक्टिव हुआ नहीं। उनको लगता है 3 हफ्ते हो गए, इतने करोड़ों का डॉलर, ट्रिलियन डॉलर खर्चे हो गए, वहां सरकार बदलती नहीं है, वहां सरकार को चला ये भी पता नहीं है। परंतु वहां का सिस्टम इतना स्ट्रांग बना हुआ है 79 के बाद, तो कमांड स्ट्रक्चर बना के गए हैं, हर एक इलाके का जो नेता है वो अपने आप बम छिड़ता है, उसके बाद मिसाइल पड़ी है, वो अपने आप छोड़ता रहता है, किसी पूछने जरूरत नहीं है। और रूल ऐसा है कि जब तो जो सब सुप्रीम लीडर तो नहीं कहेगा कि उसे ऑर्डर दिया है कि अमेरिका को खत्म करना है, और जब तक सुप्रीम लीडर कहेगा नहीं खत्म नहीं, बंद कर दो, तब तो बंद नहीं होगा। वो 31 के 31 अपने हिसाब से चलते रहते हैं। अब ऑर्डर देने वाला तो मर गया, दूसरा बनाया उसको जिंदा है मरा पता नहीं है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दिया, जिसने बनाया था वो आदमी बड़ा इंटेलेक्चुअली बड़ा शार्प होगा कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, परंतु स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी, प्रोविंशियल डेमोक्रेसी ऐसी है, फेडरल सिस्टम तो वहां एक्चुअली सुप्रीम लीडर के बाद सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, तो एक्चुअल फेडरल स्ट्रक्चर तो वहां पर है, सारे के सारे मारते चले जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि रिजीम चेंज करने का उद्देश्य जो था, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का था, यूरोपियंस का था,
लगता था कि यहाँ पर रिजीम चेंज करके इसको हम अपने पार्ट का बना लेंगे, वहाँ ट्रेड भी करेंगे, टूरिज्म। बड़ा खूबसूरत शहर है तेहरान, तो मैं तो गया हुआ हूँ, खूबसूरत जगह थी, अच्छे लोग थे। अगर आप पर्शियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीजें थी, गोल्डन पीरियड था इसका। तो उसको रिस्टोर करने के अंदर वो डेमोक्रेसी का फिट बैठता है, तो उनका इतना सफल नहीं हुआ, इसलिए मेरे को लगता है वहां पर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। प्रभु जी ये बताइए कि भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस युद्ध को खत्म कराने में। अब सवाल ये कि भारत वाले कर सकते हैं कि ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकली अच्छे संबंध रहे हैं और ईरान के लोग आते भी रहे हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर तो उनको फ्रीडम दी जा रही है, रोज बोलते हैं और हमारे टीवी पे उनके इंटरव्यू कराए जाते हैं। पिछले 10-15 दिनों में देखा होगा कि ईरान की तरफ से ज्यादा पब्लिसिटी टीवी चैनल पे हो रही है और ट्रंप को एक्सप्लोर करने की बातें आपने देखा, एकदम सडनली फोटो छप रही हैं, हर टीवी चैनल पे इंटरव्यू हो रहे हैं, हर तरह से ईरान को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। परंतु स्थिति ऐसी आ गई है जिसके अंदर हमारी सरकार कोई स्टैंड, इजराइल के साथ आपने डिक्लेयर कर दिया एकदम ओपनली, पहले जब हम डिक्लेयर कर दिया इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ खड़े हो गए तो पलटने में काफी परेशानी होगी। और इंडिया का असेसमेंट ये था कि जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसके अंदर आसान हो जाएगा, परंतु यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से हमारे ऊपर पड़ा। तो मोदी जी की अब दुविधा में है कि अभी रेस्ट्रेन करें, उनको लगता है जितना रेस्ट्रेन हम कर सकते हैं उससे हमारे को फायदा होता है, अल्टीमेटली वार तो खत्म होना ही है। उसके बाद ईरान उतनी सत्ता में नहीं रहे, उतना पावरफुल नहीं होगा जितना आज है। तो हमने जो स्टैंड लिया उसको रिवर्स नहीं कर सकते, परंतु हम अपील ही कर सकते बंद कर दो। तो मोदी जी पिछले 7 दिन के अंदर सारे अरब देशों से बात कर ली, देखा होगा ईद के बाद माने उन्होंने किया सब लोग। उनकी अब ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि रोज किसी ना किसी फॉरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं और सबसे बात करने के बाद हाँ वॉर खत्म होना चाहिए, उन्होंने भी कहा वॉर खत्म होना चाहिए, परंतु कोई स्पेसिफिक स्टैंड नहीं ले रहा। ईरान को कंडेम करना अटैक का उनकी है कि अटैक करिए, मोदी सरकार ने अभी तक ईरान के ऊपर कंडेम नहीं किया उस अटैक को इनडायरेक्टली, परंतु डिप्लोमेसी हमारी जो अपनी तरफ से अपने स्पीड से चल रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मेरे को लगता है वो जो उनके पास एक पावर थी पहले, ईरान का मॉरल पावर जो थी कि ईरान हमारी बात में मानता था, हम नॉन अलाइंड माने जाते थे, वो एक मॉरल अथॉरिटी हम लोगों की थोड़ी कमजोर हो रही है जिसकी वजह से हम अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब तक असर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या भारत की स्टैंडिंग, ग्लोबल स्टैंडिंग पे असर पड़ेगा? ग्लोबल स्टैंडिंग तो सवाल ये है कि ग्लोबल स्टैंडिंग में आप देखिए, आप ब्रिक्स के अंदर भी आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। ब्रिक्स में इंडिया सबसे 5, जो बाकी लोग तो इनवाइटेड हैं, उस ब्रिक्स के अंदर 5 इंपॉर्टेंट लोगों में से 4 तो ऑलरेडी आपके खिलाफ हो गए इस ईरान के ऊपर लेकर के। अब हम चेयरमैन होने वाले हैं उसके, हमारे यहाँ होने वाला था ब्रिक्स का। अब प्रॉब्लम आएगी कि उसके अंदर कैसे करेंगे आप। आपने जिन लोगों से भी बात की, अमेरिका से बात की या जिससे भी की, तो आप के ऊपर असर धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्लेयर पहले थे शांति, जब वर्ल्ड इज पीसफुल तो अमेरिका इज पावरफुल, इंडिया इज पावरफुल। जब वर्ल्ड इज नॉट पीसफुल, इंडिया हैज नो पावर्स। तो पीस एंड पावर ऑफ इंडिया गो टुगेदर। पीसफुल, अभी इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, उसको इग्नोर तो आप कर नहीं सकते। इसलिए जहां वर्ल्ड पीस है तब तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, जहां वार है वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और इंडिया जो पहले नॉन अलाइंड स्टेटस पे चलता था, वो एक तरह से लगता है आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से हैं। रशिया के साथ भी अच्छे संबंध थे हमारे, अभी भी हैं। रशिया ने उतना सॉफ्ट स्टैंडर्ड नहीं दिया, हालांकि प्राइस उन्होंने रोयल तेल की बढ़ा दी, पहले नहीं बढ़ाई थी। अब तेल वहां से ले रहे हैं आप, पहले आपको ट्रंप ने पहले मना किया, आपके ऊपर ड्यूटी लगाई, आपको नुकसान कर दिया। अब आपने वेनेजुएला से खरीदा, कहीं और से तेल खरीदा, अब फिर उसे कह रहे चलो आप फिर रशिया से खरीद लीजिए। तो जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक वर्ल्ड में वॉर चलता रहेगा किसी भी हिस्से में जहां इंडिया का इंटरेस्ट है, वहां इंडिया की आवाज उतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर प्लेयर ही नहीं है डायरेक्ट। तो ये जो विश्वगुरु की जो छवि प्रधानमंत्री जी के है, उसका क्या होगा? नहीं, विश्वगुरु की शादी, मैंने कहा ना, शांति के अंदर विश्वगुरु हैं वो। उनको सब बुलाते हैं, हर टेबल पे मेंशन होते हैं, पब्लिसिटी होती है उनकी। तो इसलिए इतना बड़ा देश है चाइना का, चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो बोलते नहीं है, न्यूज में नहीं ज्यादा आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री न्यूज में ज्यादा रहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आप भी देखिए ना, विश्वगुरु क्यों नहीं, जब जो भी हेड ऑफ स्टेट आता है यहीं आ जाता है। इतनी विदेश यात्राएं होती है, ये भी जाते हैं, और वहां से कितने लोग इंडिया में आते हैं, हर रोज कोई लोग यहाँ रहता है किसी ना किसी बहाने से। तो इंडिया मार्केट है, इंडिया में एक स्ट्रांग लीडरशिप है, क्योंकि कोई भी सत्ता है विदेशों की, वो हमेशा स्ट्रांग लीडरशिप से डील करना चाहेगी, क्योंकि जो वो कमिट करेगी लीडरशिप, वो डिलीवर भी करेगी। इसलिए उसको आप छोड़ नहीं सकते, जब तक वो स्ट्रांग लीडर की इमेज बनी है। उनको क्या चाहिए कि फैसला तुरंत हो जाना चाहिए। मोदी जी अपनी टेबल पर बैठ के फैसला कर लेते हैं, पूछने की जरूरत नहीं किसी की। बाहर जाते, इस बार हुआ
कि एक रूल पहली बार पास हुआ कि कोई भी फॉरेन देश में जाके प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे, उससे पहले कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, जो मर्जी साइन जहां जाकर कर लीजिए आप। तो उसकी वैल्यू तो है ना। लीडर को क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। अमेरिका को मार्केट चाहिए, फ्रांस को मार्केट चाहिए, उसको अपने जहाज भेजने हैं, चाइना को यहाँ की मार्केट ओपन करने हैं, जो आपने ओपन कर दी। चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो बैन लगा रखा था, कम कर दिया आपने। कितने साल से लगा हुआ? बिल्कुल। पर एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे नॉर्वे जैसा देश है, उसने कहा भाई हम न्यूट्रल हैं। उसने कहा कि हमारी जो कंपनीज हैं वो अमेरिका को आर्मामेंट्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, हमने रोक लगा दी जब तक युद्ध चल रहा। श्रीलंका से सपोर्ट मांगा गया, श्रीलंका ने मना कर दिया, बोले हम अपने अमेरिकन को डॉक नहीं देंगे। भारत इस तरीके का स्टैंड क्यों नहीं ले पाया? नहीं, भारत में श्रीलंका ने क्या स्टैंड दिया? उन्होंने कहा कि हमारे जहाज उतरेंगे और हम नहीं उतरने दिए। फिर साथ ये भी कहा, ईरान ने कहा कि हमारे 3 पानी के जहाज वहां पर आने, उनको भी नहीं दिए। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन की ना उन्होंने, दोनों तरफ लेकर चले। इंडिया से तो कोई परमिशन अमेरिका ने मांगी नहीं है, आप वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसका ओपन स्टेटमेंट दे रखा कि हम आपके साथ हैं। नॉर्वे ने कहा हम नहीं कुछ देंगे, हम अमेरिका को दे क्या सकते हैं? मार्केट दे सकते हैं अभी, और क्या दे सकते हैं? अमेरिका हमारे ऊपर किस बात के लिए निर्भर करता है? किसी बात के लिए नहीं। हाँ, बट अगर दियागो गार्सिया पे अगर हमला हो रहा है तो भारत तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएगा फिर तो, क्योंकि हिंद महासागर खतरे में पड़ेगा। इंडियन ओशन के अंदर है, पर कंट्रोल तो उसके अंदर ब्रिटिश का है ना, उसके ऊपर। तो ब्रिटिश ने अगर परमिशन दे दी है तो आप उनकी ऑटोनॉमी, उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है, मॉरिशस बुरा मान जाएगा, उसके ऊपर पड़ता है, वो उनका सिरदर्दी है। भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास कोई परमिशन मानने की जरूरत नहीं किसी को। जब उस वक्त हुआ, चंद्रशेखर ने अमेरिका को कह दिया था, जवाहर को याद होगा आपको, चंद्रशेखर जी ने मना कर दिया था उस वक्त। अभी कोई भी ऐसी स्थिति आई है नहीं जिसके अंदर इंडिया को स्टैंड लेना पड़े। यहाँ पर मांगी फैसिलिटी मांगी नहीं उन्होंने, यहाँ उतरने की, यहाँ से उड़ाने की स्थिति नहीं मांगी। हम श्रीलंका से मांगी तो जवाब दे दी, हम एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं सकते अमेरिका को, हमारी तो अपनी 18% ड्यूटी, अभी 40% कितनी लग रही किसी को पता नहीं। वो सब हम भूल गए कि अब ड्यूटी कितनी लग रही है ये भी पता किसी को, क्योंकि साइन नहीं हुआ है कोई एग्रीमेंट। चाहे 40 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं 18 है, 5 चाहे कितना है। तो ड्यूटी एकदम आउट ऑफ हेडलाइन चली गई बिल्कुल। तो ये हाँ जी, भारत के लिए कितना वार नुकसानदेह होगा? किस हद तक ये इम्पैक्ट करेगा यहाँ की पॉलिटिक्स को भी और यहाँ की इकोनॉमी को भी? तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को तो ऑलरेडी इम्पैक्ट कर चुका है। इन्फ्लेशन हमारे साथ थोड़ा पहले बढ़ता है, 0% था ऑलमोस्ट, जो आ गया, जब ये 3% के करीब पहुंचने वाला है। आप देख रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट बहुत बुरे से गिर रही है जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ से कम से कम मेरे को लगता है 90,000 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं FII बेच के चले गए यहाँ से पिछले 10-15 दिन के तक। तो बैंक इंडेक्स जो हमारा 5% से 7% गिर गया, 19 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ वैल्यूएशन बैंक की गिर गई। और HDFC बैंक की 5% वो उसने रिजाइन किया, दूसरी बात है, परंतु ओवरऑल मार्केट के अंदर जितने भी, और 93 रुपीज हो गया रुपया। अब उनको लगता है हम क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ पे पैसे देने पड़ेगे, क्यों रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे अगर आपको, क्योंकि जहां किसी ने तो रुपए में देना पड़े, रुपए तो ज्यादा देने पड़ेंगे ना, इसलिए रुपए इतना इन्वर्स हो गया हमारी ट्रेड टर्म्स के अंदर। अगर रुपए यहाँ पर $1 के महंगा होता है तो उनको इतने रुपए लेने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो 93 रुपीज यहाँ देना है, पहले 89 में मिल जाता था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी तीसरी। तो उनको लगता है एडवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से, रुपए की वैल्यू बढ़ने से यहाँ पर लोग FII इतने बड़ी मात्रा में 3-4 साल में पहली बार हुआ और चले गए। तो आर्थिक दृष्टि से हमारे ऊपर काफी हो सकता है, अगर हमारी हॉर्मोन्स नहीं खुली है वहां पर तो काफी नुकसान होता है। अभी तक उन्होंने शुरू कर दिया कि हम सिलेंडर आपने रैशनलाइज कर दिए, उसके पैसे भी बढ़ा दिए, और उसके बाद क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर 32 करोड़ कनेक्शन है, 32 करोड़ में से लगभग 20-22 करोड़ जो हैं वो पाइपलाइन से आते हैं। और जैसे कनॉट प्लेस के अंदर दिल्ली में क्या किया NDMC ने, पहले रोड कंस्ट्रक्शन काटने के लिए, पाइप डालने के लिए पैसे देने पड़ते थे। NDMC ने कहा नहीं, हम पैसे लेंगे सर से, जल्दी डालिए आप, क्योंकि इंडियन गैस जो पाइपलाइन है उसके ऊपर आती है। और तो ये भी हो सकता है, अब रिलायंस के पास सर ये है, आपने और भी हमारे पास बेसिन है जहाँ गैस है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। परंतु आर्थिक दृष्टि से हमारे ऊपर असर पड़ने वाला बहुत भारी है अगर ये वार थोड़े दिन और चला। और परंतु पॉलिटिकल क्या होगा, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। जब अब गैस के लिए फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत लाइन लगनी शुरू हुई, वैसे तो आपने देखा डिमोनेटाइजेशन तब भी लाइनें लगी थी, उसके बाद सारा इलेक्शन जीत गया वो दोबारा से। लोग लाइन में मर गए, कोविड में लोगों को धक्के पड़े, पैदल चलते हैं सारे देशों के अंदर,
लाइनें लगती रही, बहुत लोगों ने दिखाया है, कई भी उसका असर क्या हुआ? बिहार में सबसे ज्यादा लोग पैदल गए, वहीं सबसे ज्यादा वोट मिले उनको। तो हमारी पॉलिटिक्स कहाँ वोट देते हैं, कैसे देते हैं, ये फ्री बीज है, पैसे हैं, क्या है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑपोजिशन हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव अभी तक मर्ज नहीं हो रहा है। राहुल गांधी सिवाय अपनी एक आवाज ऑल्टरनेटिव जरूर आती है कि भारत के अंदर एक काउंटर ऑल्टरनेटिव आवाज है, वो बड़ी फोकस है, नैरो है, वो नेगेटिव वॉइस है, पॉजिटिव वॉइस नहीं है। जब भी बोलते हैं वो नेगेटिव, जिसमें हमारे यहाँ कितने हरिजन हैं, हमारे उसमें कितने हैं, उतने वो का मतलब राहुल गांधी पिछले 15 साल से कोई नारा नहीं दिया। जैसे मोदी जी ने 2014 के अंदर नारा दिया, अच्छे दिन लाएंगे, करप्शन की बात नहीं की उन्होंने, वो कर दी, वो लोगों के दिमाग में बैठ गया था, अच्छे दिन लाएंगे। आप सरकार की बनाओ, जो सरकार चलती है स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव नारा ऑपोजिशन वाले क्रिएट नहीं कर पाए हैं, एसआईआर से वोट नहीं मिलने वाले आपको। तो इतना ट्रांसफर कर दिया बंगाल के अंदर, सारी की सारी, पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि पूरी की पूरी सरकार टेक ओवर कर दी इलेक्शन कमीशन ने। ये कहाँ का तरीका हुआ भाई? खाली वेस्ट बंगाल के अंदर आपने 150 ऑफिसर बदल दिए, बाकी असम में क्यों नहीं बदले आपने, केरला में क्यों नहीं बदले, तमिलनाडु में इतने क्यों नहीं बदले? तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तो सारे के सारी ब्यूरोक्रेसी आपने डिस्टेबलाइज कर दी। उसका असर कितना होगा क्या पता, हो सकता है ममता को फायदा हो जाए। पिछली बार भी किया था, और वहां का पुलिस कमिश्नर, जिसको आपने पुलिस कमिश्नर बनाया था कलकत्ता, उसको आपने टिकट दे दी। उसने जो आपका चीफ सेक्रेटरी था जो पहले था, जिसको हटा दिया था, उसने आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया ममता जी ने। हो क्या रहा? तो इलेक्शन के ऊपर मेरे को लगता है इसका वॉर का असर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। वहां जो इश्यू बने हुए हैं उसके ऊपर ही लोग वोट देंगे। ममता को ममता के लिए वोट देंगे, हटाने के लिए देंगे या बनाने के लिए देंगे। हर जगह इनकम्बेंसी है, क्योंकि सारे से सारे इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ाई हो रही है पांचों के पांचों प्रदेशों के अंदर। ये नहीं उस एंटी इनकम्बेंसी कितना है, अपने आप को बचाने की लड़ाई हो रही है। उसके अंदर कौन कमजोर पड़ता है, वो तो उसकी वहां की इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के समझ करता है। और जबकि साधनों का, मैन पावर का और रिसोर्स का सवाल है, बीजेपी का कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।